स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। सो जैसा कि हम क्लैट पीजी 2021 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग पैसेजेस दैट केम फ्रॉम एनवायरमेंटल लॉ and jurisprudence. So two passages came in the year 2021 CLAT PG examination, one from environmental law and one from jurisprudence. So let's see the first passage which is based on इन्वायरमेंटल लॉ। तो जैसा कि मैंने अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस किया था कि सिर्फ जजमेंट बेस्ड नहीं आते हैं, आर्टिकल बेस्ड भी आते हैं। सो दिस इज वन सच पैसेज जहां पर एक आर्टिकल दिया हुआ है ऑन state's duty to improve and protect environment and safeguarding of forest and wildlife. So let's see the first question that came. First question from this passage was, which of the following provision enjoins duty on state to preserve and protect the environment? तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि it is not talking about fundamental right, जो कि ये ऑप्शन को क्रॉस करता है, which talks about fundamental right of abolition of untouchability. अब यहाँ पर ड्यूटी ऑन स्टेट की बात की गई तो दैट मीन्स डीपीएसपी की बात हो रही है। सो ये दोनों ऑप्शंस अगर हम देखें तो 47 imposes a duty on state to raise level of nutrition and improve standard of living. So ये भी नहीं है। अब 48A which was inserted via 42nd Amendment Act, 42nd Amendment Act से इंसर्ट हुआ था और यहाँ पर स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की जा रही है टू प्रिजर्व एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट्स नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स हैव बीन इनैक्टेड। सो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, तो यहाँ पर 2A में, सेक्शन 2A में एयर पोल्यूशन के डेफिनेशन में नॉइज को भी इंक्लूड किया गया है, बट यहाँ से कोई पावर डिराइव नहीं हो रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, so यहाँ पर सेक्शन 3, Section 6 and Section 25 read with Rule 5 of Environment Protection Rules 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू इनैक्ट नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए इनैक्ट किया था। सो करेक्ट आंसर हियर इज बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनलिस्ट processes generating hazardous waste? ऑप्शन में है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001, and last is hazardous waste management and transboundary movement rules 2016. So यहाँ जैसा हम क्वेश्चन में देख रहे हैं talks about hazardous waste, तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर होगा hazardous waste management transboundary movement rule 2016। इवन दो हमें अगर नहीं भी पता है कि बाकी चीजें क्या डील कर रही है, बट हमें ये देखकर समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टॉक्स, सेकंड वन बैटरीज मैनेजमेंट, ये टॉक्स अबाउट कि बैटरीज और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जो डील करता होगा उससे रिलेटेड कुछ होगा। सेकंड इज कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये बात करता होगा कंस्ट्रक्शन की, रिपेयर की, रीमॉडलिंग की, उससे रिलेटेड होगा। एंड सिंस इट इज आस्किंग डायरेक्टली हजार्डस वेस्ट के बारे में, तो दिस is more suitable answer, तो करेक्ट आंसर सी होगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ओनली। सो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन मेथड से भी पता कर सकते हैं कि हाँ ये करेक्ट आंसर हो सकता है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें वहां पर देख करके अगर हमें समझ में आ रहा है कि आंसर ये हो रहा है, तब हम टिक करना है, अननेसेसरली हमें मार्क नहीं करना है, बिकॉज इट विल लीड टू negative marking. Let's see the next question. Next question is, the concept of extended producer responsibility embodied in Environment Protection Act 1986 is based on which of the following doctrines? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है extended producer responsibility जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, वो इनमें से किस डॉक्ट्राइन का एक्सटेंशन है। सो अगर हम बात करें व्हाट डज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, तो इट मीन्स एक ऐसा प्रैक्टिस या अप्रोच जहां पर प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, आपने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको व्हेन इट इज नो लॉन्गर इन यूज, व्हेन इट इज नो लॉन्गर इन यूज, तो आप उसको रिसाइकिल करोगे और जो भी रेलेवेंट रिसोर्सेज हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम उसे यूज करेंगे। एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पल्यूटर पेज प्रिंसिपल, क्योंकि पल्यूटर पेज प्रिंसिपल की भी अगर हम बात करें तो पल्यूटर पेज प्रिंसिपल में भी यही कहा जाता है कि वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ वेस्ट विल पे फॉर द डैमेजेस। सो ये पल्यूटर पेज प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है, and the correct answer is A. If we talk about absolute liability, तो absolute liability में if you have kept any hazardous substance on hazardous or dangerous thing on your land and if that thing escapes, तो वहां पर आपकी responsibility बनती है, जो कि
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है। एंड लास्ट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी, जहां पे वन पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स। सो यहाँ पर जिसने भी किया है, जो वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट या फिर फॉर द प्रोडक्ट, वो उसी को ही हम अकाउंटेबल बना रहे हैं और उन्हीं को बोल रहे हैं कि यू पे फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ या फिर रीयूज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर देयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पल्यूटर पेज प्रिंसिपल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद मई 1986 में गवर्नमेंट ने पास किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट केम इनटू फोर्स on 19th November 1986. So correct answer is D. Let's see the next question. Which of the following Constitution Amendment Act inserted Article 48A in the Constitution of India? तो जैसा हमने अपने first question में for this passage discuss किया था that Article 48A was inserted by a 42nd Amendment Act. So अब अगर मैं बात करूँ environmental law के passage की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको basic concept से related questions पूछे गए। अगर आपको basic concept पता है environmental law का, तो आप अराउंड 80-90% क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगेन आई विल रिपीट वन थिंग कि बेसिक कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें जजमेंट्स पढ़ना है बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उससे भी हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि जजमेंट पे सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज विच इज बेस्ड ऑन जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट पैसेज दैट विल बी डिस्कसिंग इज बेस्ड ऑन जूरिस्प्रूडेंस एंड 2021 के पेपर में अगेन अनदर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन वाज ऑन जूरिस्प्रूडेंस। और अगर मैं इस पैसेज की बात करूं तो 6 क्वेश्चंस दैट आर फॉलोड बाय दिस पैसेज, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इफ यू आर रीडिंग द पैसेज, बिकॉज मोर और लेस सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द पैसेज। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द पर्पस ऑफ साइंस ऑफ लॉ इज टू अचीव। सो अगर साइंस ऑफ लॉ की बात करें तो ये एक रियलिटी बेस्ड लॉ होता है। यहाँ पर द पर्पस इज टू अचीव व्हाट रियलिटी इज एंड नॉट व्हाट इट शुड बी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्योर नॉलेज बेस्ड ऑन रियलिटी। एक बार पैसेज में भी देखते हैं कि पैसेज में कहाँ मेंशन्ड है। सो अगर मैं फर्स्ट लाइन पढ़ूं पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस, द jurisprudence distinction between theoretical and practical aspect of law is the basis of independent science of law, the purpose of which is not to subserve practical end but to serve pure knowledge which is concerned with facts but not with words. So let's see the question. क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो साइंस ऑफ लॉ का पर्पस इज बेस्ड ऑन प्योर नॉलेज बेस्ड ऑन रियलिटी। दो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिल रहा है बट आपको वर्ड्स मोर और लेस सेम मिल रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट व्हाट लॉ शुड बी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है prevailing method of practical science of law is the method which is। तो यहाँ पर जजेस जो मेथड यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ को यूज करते हैं while delivering the judgment, उसकी बात हो रही है कि that is the prevailing method of practical science of law। तो एक बार पैसेज में भी देखते हैं कि कहाँ mentioned है। So let's have a look at the passage। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड लाइन देखें, at the present time the juristic science is exclusively a practical science of law and adequate methods have been evolved for the application of law by the judges। So ये judges use करते हैं while delivering their judgment। तो यहाँ पर correct answer हमारा हो जाएगा A। Let's have a look at the next question। The next question is the judicial thinking is prominently guided by। So when a judge is delivering a judgment, then the thought process of the judge is guided by the practical applicability of law or the practical purposes followed by judicial sciences। तो यहाँ पे correct answer हमारा C होगा that the delivery of judgment के time पे when a judge is delivering the judgment, then the thought process is guided by practical applicability of law। एक बार passage में भी देखते हैं कि कहाँ mentioned है इसके बारे में। So when we see the passage, so यहाँ पर it is mentioned, however, the human thinking is necessarily dominated by underlying purpose and the thinking of jurist, मतलब jurist की thinking is conditioned by practical purposes pursued by juristic science। तो अगेन हमें डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया इन द पैसेज इटसेल्फ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज। Next question is the present juristic science is losing scientific temperament because of the। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा B, क्योंकि जुडिशियल एब्स्ट्रैक्शन एंड डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस प्रिवेलेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और जब जजमेंट डिलीवर होता है तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। अब लेट्स सी द पैसेज में कहाँ पे ये मेंशन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इस passage के सारे questions are directly taken from the passage itself। So when you read, however, juristic
Science as a whole proceeds by abstraction and deductions, but sometimes loses contact with reality. So it loses contact with reality क्योंकि ये based होता है abstractions and deduction पे, but sometimes it loses contact with reality. So correct answer वहां पर होगा B. Let's see the next question. The next question is the legal propositions are generally based on. अगर legal proposition की बात करें तो एक binding element होता है केस का, ये रेशियो होता है, and the same ratio same judgment can be given in another similar set of facts. तो यहाँ पर ये generalized possibility होती है. एक बार passage में हम देखते हैं कि क्या mentioned है about this generalized possibility and legal propositions का. So let's have a look at the passage. So passage में when you see it aims to supply the judges with legal proposition formulated in most general terms possible in order that the greatest possible number of decision might be derived from them. तो एक particular ratio से which is having a binding element on a particular set of circumstances, अगर हम face करते हैं, अगर judges face करते हैं same set of circumstances, तो वहां पर same ratio apply हो सकता है. तो you can apply, the judges can apply the same decision on similar set of facts. तो वहां पर generalized possibility is the correct answer. Let's see the next question. The last question for this passage is judicial expectation from a layman is. So judicial expectation ये होता है that the conduct of the man is based on rules decided by court. अगर कोर्ट ने कोई रूल या गाइडलाइन ले डाउन की है तो the man का conduct should be according to that rule or guideline. Passage में एक बार देख लेते हैं कि कहाँ mentioned है. So when we see the passage, so it says they mean that the rules according to which courts decide are the rules according to which men ought to regulate their conduct. मतलब जो rules कोर्ट ने बनाए हैं men को अपना conduct उसी के according regulate करना चाहिए. So correct answer here will be C for the last question. तो जैसा आपने देखा jurisprudence के maximum almost all the questions were directly taken from the passage. Words थोड़े different थे तो we should be able to read between the lines. हमें between the lines reading पता होनी चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एज इट इज आए. ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज थे. सो हमें पैसेज पढ़ना है. वी हैव टू एनहांस आवर रीडिंग स्पीड जब हम क्लैट पीजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. So I hope this video was useful to you. अब आप CLAT PG 2021 के questions environmental law and jurisprudence के solve कर पाएंगे. एंड इन सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिस नहीं करना है. वो ये कि YouTube के सर्च बार में जाकर लीगल एज आफ्टर कॉलेज सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमें मोटिवेट करना है कि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहें. थैंक यू.